हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान के इतिहास के अंदर हम एक नया टॉपिक कवर करने वाले हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है चौहान वंश। ठीक है फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है चौहान वंश में हम अजमेर की जो चौहान वंश है उसकी हम बात करेंगे। इसके पश्चात जो दूसरा टॉपिक रहेगा इसके बाद में, यानी कि जो रणथंभौर की जो चौहान वंश है उसकी हम चर्चा करेंगे, यानी कि जो सवाई माधोपुर की जो चौहान वंश है उसकी हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो ज़्यादा समय खराब ना करते सीधे ही टॉपिक पे चलते हैं। देखिएगा, अजमेर के चौहान वंश की हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, चौहान वंश है, चौहान वंश जो है 6ठी शताब्दी से लेकर 12 यानी कि 12वीं शताब्दी तक ये इन्होंने शासन किया है। तो देखते हैं। देखिए, चौहान वंश का जो आज प्रारंभिक जो राजधानी है उसकी प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुर, या हम यूं कह सकते हैं नागौर, इसकी प्रारंभिक राजधानी थी। ठीक है, आपको पता है कि जो चौहान वंश की जो प्रारंभिक राजधानी जो नागौर है उसको अहिछत्रपुर भी कहा गया है। ठीक है, जो कर्नल जेम्स टोड ने चौहानों व राजपूतों को विदेशी जाति का संतान माना है, यानी कर्नल जेम्स टोड थे, यानी कि जो राजस्थान के इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि जो चौहान हैं और वह राजपूतों को विदेशी संतान मानते हैं। ठीक है, जबकि जो भारतीय विद्वान इनके मत को स्वीकार नहीं करते, यानी कि जो भारत के जो विद्वान हैं वो कर्नल जेम्स टोड के विचारों से सहमत नहीं है, यानी उनके विचारों का वो क्या करते हैं, खंडन करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही देखें तो डियर फ्रेंड्स, 12वीं शताब्दी में जो भारतीय विद्वान था और उस विद्वान का नाम आपको पता है, यानी कि जो चंद्रवरदाई है, चंद्रवरदाई ने एक किताब लिखी थी, यानी कि चंद्रवरदाई ने अपनी ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में चौहानों और अन्य सभी को अग्निकुल सिद्धांत से उत्पन्न बताया है। यानी मैंने आपको इससे, जब मैं ये टॉपिक स्टार्ट किया था उस वक्त मैंने बताया था कि जो पृथ्वीराज चौहान ने एक सिद्धांत दिया था अग्निकुल का सिद्धांत। इस अग्निकुल के सिद्धांत में ये बताए थे कि भारत पर अनेक विदेशी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए और हमारी जो संस्कृति को बचाने के लिए उसने क्या किया था, यानी कि जो महर्षि वशिष्ठ है, उन्होंने माउंट आबू सिरोही पर एक अग्नि यज्ञ किया और उसमें 4 योद्धाओं का क्या जन्म होता है। और वो 4 योद्धा कौन कौन है? चौहान वंश, चालुक्य वंश, परमार वंश और प्रतिहार वंश। तो हमने बात कर ली है इसमें, एक तो गुर्जर प्रतिहार वंश की हमने चर्चा कर ली और आज हम बात करने वाले हैं चौहान वंश की हम बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको याद क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है चंद्रवरदाई ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? पृथ्वीराज रासो। और इस पृथ्वीराज रासो में एक सिद्धांत दिया था अग्निकुल का सिद्धांत। इस अग्निकुल के सिद्धांत में उन्होंने भारत पर विदेशी आक्रमण बढ़ने से विदेशी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए उसने महर्षि वशिष्ठ ने, यानी राजस्थान के माउंट आबू यानी सिरोही पर एक अग्नि यज्ञ किया, उससे 4 योद्धाओं का जन्म होता है। ठीक है, क्योंकि विदेशी आक्रमणकारी ये भारत पर बहुत ज़्यादा आक्रमण उन्होंने किया और हमारी संस्कृति, हमारा जो कल्चर है भारत का, वो धूमिल होते जा रहा था। तो उस कल्चर को या संस्कृति को रोकने के लिए ऐसा उन्होंने काम किया था, किसने? महर्षि वशिष्ठ ने। ठीक है, तो 4 योद्धा थे, एक तो प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, यानी चैचय और पैपै, मैंने आपको बताया था। इसके बाद में देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। देखिए, कुछ विद्वानों के अनुसार चौहानों का जो प्रारंभिक क्षेत्र था वो जांगल देश था। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि कुछ विद्वान कहते हैं कि जो चौहानों का जो प्रारंभिक क्षेत्र था ना वो जांगल प्रदेश है। जांगल प्रदेश आपको पता है कि इसको बीकानेर वाले जो क्षेत्र है उसको कहा गया है। ठीक है, ये प्राचीन नाम है बीकानेर का। ठीक है, जांगल प्रदेश या जांगल देश जिसकी पहचान प्राचीन काल में जो प्राचीन काल में जो अजमेर वाला क्षेत्र था, अजमेर है, नागौर है और बीकानेर, इन 3 क्षेत्रों के संयुक्त रूप से हम उसको जांगल प्रदेश कहा गया है। ठीक है, तो कुछ विद्वान ये कहते हैं कि चौहानों का जो प्रारंभिक क्षेत्र था वो जांगल प्रदेश था। ठीक है, तो राजपूत आरंभ में ही यहीं पर क्या करते थे? निवास करते थे। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आ रही है। ठीक है, किंतु एक शिलालेख था, यानी कि बिजोलिया का जो शिलालेख है, इस बिजोलिया का शिलालेख के आधार पर राजपूतों को कुछ विद्वानों ने ब्राह्मण जाति से संबंधित बताया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि बिजोलिया शिलालेख में ही राजपूतों को क्या बताया? ब्राह्मण जाति। तो देखिएगा, बी से बिजोलिया, वैसे
ब्राह्मण। तो इसको आप ऐसे कोरिलेटेड करके इसको आप समझिएगा, ठीक है। तो बिचौलिया शिलालेख के आधार पर राजपूतों कुछ विद्वानों ने ब्राह्मण जाति से संबंधित उन्होंने बताया था, ओके। और उनके अनुसार चौहान राजपूतों की जाति ब्राह्मण बताई, यानी चौहान और राजपूतों की जाति क्या बताई थी, ब्राह्मण बताई जाती है। उन्होंने प्रारंभ में जयपुर के सांबर झील वाले क्षेत्र में रहना प्रारंभ किया। और कहने का मतलब ये होगा चौहान और जो राजपूत थे उनकी जो जाति बताई गई ब्राह्मण जाति, किसके अनुसार, बिजोलिया के शिलालेख के आधार पर। और उनका जो प्रारंभिक जो निवास क्षेत्र था वो जयपुर का जो सांबर झील वाला जो क्षेत्र है उस सांबर झील वाला क्षेत्र बताया जा रहा है, ठीक है। वो किसके अनुसार है, बिजोलिया शिलालेख के आधार पर। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार क्या बताया, जांगल प्रदेश बताया गया। जांगल प्रदेश में कौन कौन से जिले आते थे, यानी कि अजमेर, नागौर, बीकानेर वाले क्षेत्र इसमें आते थे, ठीक है। इसके बाद में देखें तो इसके बाद में अगर देखें तो सांबर वाले क्षेत्र को बाद में किस नाम से जाना गया, सपादलक्ष के नाम से जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सांबर वाला जो क्षेत्र था उसको बाद में सपादलक्ष माना गया है। तो इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सांबर को बाद में क्या नाम दिया गया, सपादलक्ष कहा गया। अब देखिए फ्रेंड्स, हम कुछ जो राजा हुए उनकी हम चर्चा कर। सबसे पहले हम बात करते हैं वासुदेव, ठीक है। और वासुदेव को मूल पुरुष कहा गया है। और इस वासुदेव या मूल पुरुष का जो टाइम पीरियड था 551 ईस्वी माना जाता है। तो इसकी हम चर्चा कर लेते हैं, देखिएगा। सबसे पहले देखें तो वासुदेव ने चौहान वंश का संस्थापक, यानी वासुदेव को चौहान वंश का संस्थापक कहा गया है और आदि पुरुष भी कहा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वासुदेव ने 551 ईस्वी 6ठी शताब्दी में चौहान वंश की स्थापना की और वासुदेव ने ही सांबर झील का निर्माण करवाया था। ध्यान दीजिएगा, सांबर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, यानी कि सांबर झील का निर्माण का वासुदेव के द्वारा करवाया जाता है। सांबर में ही अपनी कुल देवी शाकंभरी माता का मंदिर भी बनवाया। तो वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करा और सांबर यानी कि सांबर जयपुर में ही एक शाकंभरी माता का मंदिर भी बनाया, जो बड़ा ही फेमस है, ठीक है। जो भी यहाँ पे जाता है उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है, आज अगर इसकी देखें तो, ठीक है। चौहानों का राजनीतिक इतिहास वासुदेव चौहान से ही होता है, यानी चौहानों का जो राजनीतिक जो इतिहास है वो वासुदेव चौहान से ही प्रारंभ होता है, ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे अजयराज की, बात करते हैं। देखिएगा, अजयराज की अगर बात करें तो अजयराज चौहान है वो 7वीं शताब्दी का माना गया है। अजयराज ने अजयमेरु दुर्ग बनवाया और सांबर कस्बे का निर्माण भी किया है, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं गोविंद थर्ड की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। गोविंद थर्ड की चर्चा करें, देखिए गोविंद थर्ड चौहान थर्ड का क्या है, गोविंद थर्ड या चौहान थर्ड की उपाधि है वेरी घट, ठीक है। तो इसकी उपाधि क्या है, वेरी घट है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। और वेरी घट का अगर देखें अर्थ तो शत्रुओं को नष्ट करने वाला होता है। तो वेरी घट उपाधि धारण करने वाला कौन सा चौहान वंश का शासक था, वो आपको बताना है, गोविंद चौहान थर्ड बताना है, ठीक है। तो ये वेरी घट की उपाधि उसने धारण की और वो इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है शत्रुओं का नाश करने वाला या शत्रुओं को नष्ट करने वाला शासक, ठीक है। एक मुस्लिम विद्वान है, इसका नाम है फरिश्ता, और इस फरिश्ता ने एक किताब तारीख ए फरिश्ता लिखी। उसमें क्या बताया है कि गोविंद थर्ड इतना महान राजा था कि अरबी क्षेत्र से मुस्लिम आक्रमणकारियों को मारवाड़ क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ने दिया। तो इतना बहुत ही पावरफुल शासक था चौहान वंश का गोविंद थर्ड। ये इतना था कि जो अरबी आक्रमणकारी भारत में है तो उसने मारवाड़ से आगे बढ़ने ही नहीं दिया, यानी कि मारवाड़ यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ आक्रमणकारियों को बढ़ने ही दिया। इतना ये पावरफुल शासक था, ठीक है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं अजयराज की बात करते हैं। तो अजयराज की चर्चा अगर करें तो अजयराज ने चौहानों की राजधानी अहिशत्रपुर यानी कि नागौर से कहाँ स्थानांतरित किया, अजमेर में स्थानांतरित किया। तो ध्यान दीजिएगा, पहले यानी कि गोविंद थर्ड तक तो अजमेर की राजधानी कहाँ थी, अपने चौहान वंश की राजधानी कहाँ थी, अहिशत्रपुर नागौर थी। फिर बाद में अजयराज जैसे ही शासक बनता है तो अजयराज अपनी राजधानी को चेंज कर देता है और अहिशत्रपुर से सीधा कहाँ ले जाता है, राजधानी अजमेर ले जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद अगर देखें तो कुछ मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट बात करते हैं।
अजयराज की चर्चा करें तो देखिए, अजयराज ने अपने नाम के चांदी के सिक्के जारी किए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी चौहान वंश का कौन सा शासक जिसने चांदी के सिक्के जारी किए, और वो नाम, उसका नाम है अजयराज। ठीक है, अजयराज ने चांदी के सिक्के जारी किए और जिन्हें श्री अजयदेव सिक्के भी कहा गया। इन सिक्कों को किस नाम से जाना जाता है? श्री अजयदेव सिक्के भी उसको जाना जाता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अजयराज की पत्नी क्या है? सोमलेखा, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। अजयराज की पत्नी सोमलेखा थी, जिसने भी अपने नाम के चांदी के सिक्के जारी किए। तो ये दोनों ही जो पति पत्नी है, दोनों ने ही चांदी के सिक्के जारी किए। ठीक है, देखते हैं आगे। देखिएगा, अजयराज के समय, यानी कि जब अजमेर के शासक अजयराज थे, उसके समय जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर, मैंने बताया था कि जो जैन धर्म में दो शाखाओं में विभक्त हुए, एक तो श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो सफेद कपड़े पहनते थे और दिगंबर नग्न अवस्था में रहते थे। तो श्वेतांबर और दिगंबर दोनों संप्रदायों के मध्य शास्त्रार्थ हुआ। इस शास्त्रार्थ की अध्यक्षता अजयराज ने ही की थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। अब देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट शासक है अर्णोराज, उसको हम आनाजी भी कहते हैं। ठीक है, इसकी बात अगर करें तो जैसे कि इसका टाइम पीरियड है, देखिएगा इसका टाइम पीरियड 1133 से लेकर 1153 ईस्वी तक माना जाता है। अर्णोराज ने पुष्कर में, यानी कि जो पुष्कर अजमेर में एक मंदिर बनवाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, वराह मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आता है। अर्णोराज ने पुष्कर में अजमेर में एक मंदिर बनवाया, उसका नाम है वराह मंदिर। ठीक है, इसका निर्माण करवाया। और वराह भगवान किसको समर्पित है? वराह जो है वो विष्णु का अवतार, यानी कि भगवान विष्णु को समर्पित है। तो इसको याद रखिएगा। और अर्णोराज ने अपने नाम से एक झील का निर्माण करवाया, उसका नाम आना सागर झील। ठीक है, तो कभी आपको मौका मिले अजमेर जाने का तो अजय जो आना सागर झील है वो आप वहाँ पे देखिए। और वहाँ पे जो 9 चौकी की पाल है वो भी देखिएगा, बहुत ही मनोरम दृश्य दिखाई देता है वहाँ पे जब बारिश का सीजन रहता है, तब देखिएगा। अर्णोराज जी के समय सांस्कृतिक कार्य थोड़ा सा आगे बढ़े, यानी अर्णोराज के समय जो सांस्कृतिक जो कार्यक्रम थे वो थोड़े आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली अर्णोराज आना जी की, हमने बात करी। इसमें आपको क्या याद करना है दोस्तों? इसमें एक तो वराह मंदिर की बात करें, एक विष्णु भगवान को समर्पित, एक आना सागर झील है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो बिसल देव, जिसको हम विग्रहराज चतुर्थ भी कहते हैं, इसका शासन होता है। और इसके शासन की अगर बात करें तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या क्या बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शासक रहा है अपने समय का। देखिएगा, बिसलदेव सांस्कृतिक कार्यों में काफ़ी रुचि रखते थे, यानी कि जो कल्चरल जो वर्क थे, यानी कि जो भी सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते थे, फंक्शन होते थे, उसमें काफ़ी रुचि रखता था ये बिसलदेव। ठीक है, उसको विग्रहराज चतुर्थ भी कहा गया। यानी स्वयं साहित्य में रुचि रखते थे, और जो साहित्य में खुद रुचि रखता था, जिसने आपको पता है कि हरिकेली नामक एक नाटक लिखा था। ठीक है, तो वो हम आगे देखते हैं। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना भी की है। बिसलदेव ने अपने समय में काफ़ी विद्वानों को आश्रय भी दिया था। विद्वानों के आश्रयदाता होने के कारण और साहित्य में रुचि रखने के कारण उसको 2 उपाधियां दी गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको तो आपको याद कर लेना ही है डियर दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तो कवि बांधव कहा गया है और एक कवि बंधु कहा गया है, तो इसको याद रखिएगा। यानी कि साहित्य और कल्चर, यानी साहित्य और जो विद्वानों का आश्रयदाता के रूप में उसको 2 उपाधि धारण की है। और वो 2 उपाधि कौन कौन सी है? कवि बांधव और एक कटि बंधु, कवि बांधव और कटि बंधु, ध्यान दीजिएगा। और विसलदेव ने स्वयं एक ग्रंथ लिखा, मैंने आपको बताया था, हरिकेली नामक उसने एक ग्रंथ लिखा, क्योंकि वो साहित्य में रुचि रखता था, खुद एक बड़ा ही प्रकांड विद्वान था। तो उसने एक नाटक लिखा हरिकेली, तो इसी हरिकेली नाटक को याद रखिएगा। ठीक है, इसका विषय क्या था? भगवान राम को संबंधित कथा है, यानी कि भगवान राम से संबंधित ये कथा से संबंधित एक नाटक है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद में अगर देखें दोस्तों, इसके बारे में और भी बातें देखते हैं। देखिएगा, राजा बिसल देव के दरबार में कई विद्वान और कवि रहते थे, क्योंकि ये विद्वानों को आश्रयदाता था, तो खुद भी साहित्य में रुचि रखता था। तो ये विद्वान तो और कवि, जिसमें महत्वपूर्ण सोमदेव था, सबसे इंपॉर्टेंट शासक विद्वान कौन था? सोमदेव। सोमदेव ने राजा बिसल देव को समर्पित करते हुए एक ग्रंथ लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट, ललित विग्रहराज। ठीक है, तो इस ललित विग्रहराज के राइटर कौन है? सोमदेव। सोमदेव किसको समर्पित है? सोमदेव के द्वारा कौन सा नाटक है? ललित विग्रहराज। और ये किस राजा को समर्पित है? राजा बिसल देव को समर्पित है। ठीक है, तो जो क्या है, ललित विग्रहराज
समर्पित है, अर्थात राजा विग्रहराज को प्रसन्न करने के लिए सोमदेव ने ये क्या ग्रंथ लिखा है। इसके बाद में देखें, इसके दरबार में एक दूसरा विद्वान रहता था और उस विद्वान का नाम है नरपति नाहल है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा सोमदेव और नरपति नाहल है किस चौहान वंश के शासक के दरबार में रहते थे। तो आपको बताना है बिसल देव, या यूं हम कह सकते हैं विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में रहते थे। और जो सोमदेव है, सोमदेव ने एक ग्रंथ लिखा था ललित विग्रहराज, और ये किसको समर्पित था? राजा जो विसल देव इसको समर्पित था, ठीक है। और दूसरा जो विद्वान था उसका नाम है नरपति नाहल है, ठीक है। एक विदेशी विद्वान है, उस विदेशी विद्वान का किलहौर्न ने विग्रहराज की जो तुलना, देखिएगा इंपॉर्टेंट है, जो किलहौर्न ने विग्रहराज की तुलना किसके साथ की? एक तो कालिदास के साथ की और एक भवभूति के साथ की, ठीक है। तो इतना बड़ा विद्वान था, जिस तरह कालिदास और भवभूति बहुत ही प्रकांड विद्वान थे, वैसे ही जो विग्रहराज चतुर्थ भी यानी बिसल देव भी विद्वान था, ठीक है। क्योंकि इन दोनों की तुलना किसके साथ की है? विग्रहराज के साथ की है, ठीक है। और ये किसने कहा ऐसा? किलहौर्न ने कहा है, ठीक है। बिसल देव ने दिल्ली के आसपास तैमूर वंश का शासन था, यानी बिसल देव ने दिल्ली के जो आसपास जो तैमूर वंश का शासन था और तैमूर शासकों को पराजित उसने किया, ठीक। किसने? बिसल देव, यानी कि विग्रहराज चतुर्थ ने। और दिल्ली को उनसे क्या कर लिया? छीन लेता है। और बिसल देव के उत्तराधिकारी कौन होता है? बिसल देव के उत्तराधिकारी आपको पता है पृथ्वीराज चौहान थर्ड होता है। और पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने दिल्ली को चौहान वंश की क्या बनाता है? राजधानी बनाता। तो देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली को चौहान वंश की राजधानी बनाने वाला शासक कौन है? पृथ्वीराज चौहान। तो आगे हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बिसल देव ने अपने नाम से बिसलपुर कस्बा बसवाया, यानी कि बिसल देव ने अपने नाम से बिसलपुर कस्बा बसाया। और बिसलपुर बांध भी वो बनवाता है, निर्माण करवाता है। और बाद में यहीं बांध आगे चलकर पेयजल की आपूर्ति और सिंचाई के लिए महत्व होता है इसका, ठीक है। तो देखिएगा बिसलपुर बांध से पेयजल और सिंचाई की आपूर्ति पूरी होती है, ठीक है। जैसे जयपुर के अंदर और अजमेर और नागौर तीनों ही जिलों के अंदर पेयजल पूर्ण करवाया जाता है इसके साथ, ठीक है। तो अब देखते हैं हम पृथ्वीराज थर्ड की हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक है, ठीक है। देखिए पृथ्वीराज थर्ड यानी कि इसका जो टाइम पीरियड था, देखिए 1177 से लेकर 1192 ईस्वी तक, और उनका जो जन्म होता है 1166 ईस्वी में होता है, ठीक है। देखिए इन्होंने पृथ्वीराज चौहान थर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको आप यूं भी कह सकते हैं, पृथ्वीराज चौहान थर्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है। देखिएगा पृथ्वीराज चौहान थर्ड के चचेरे भाई कौन होता है? नागार्जुन ने राजगद्दी का विरोध किया। जब उसका चचेरा भाई नागार्जुन राजगद्दी पर उसका विरोध करता है, इसलिए पृथ्वीराज थर्ड ने सबसे पहले अपने चचेरे भाई नागार्जुन का क्या करता है? दमन करता है और गद्दी पर बैठ जाता है, ठीक है। इसके पश्चात दोस्तों देखिएगा जयपुर, भरतपुर और अलवर हरियाणा नामक क्षेत्र पर यानी कि भांडानक जाति का वो क्या करता है? दमन करता है। कौन? पृथ्वीराज थर्ड। और उसकी जो शक्ति है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसके बाद देखें तो दोस्तों देखिएगा पृथ्वीराज थर्ड ने को उसके कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार की उपाधियां प्रदान की। देखिएगा पृथ्वीराज थर्ड की उपाधियां कौन कौन, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी आप याद रखिएगा। कौन कौन सी उपाधियां हैं? एक तो दल पुंगल और एक राय पिथौरा, ठीक है। ये दो उपाधि हैं, ध्यान दीजिएगा। ये दो उपाधि किसके? पृथ्वीराज चौहान थर्ड की उपाधि है, जिसको दल पुंगल और राय पिथौरा की उपाधि दी गई थी, ठीक है। पृथ्वीराज थर्ड ने अपने निवास के लिए दिल्ली के अंदर क्या कर एक राय पिथौरागढ़ नामक किला बनवाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसके पास में आपको जो है आपको पता है कि दिल्ली का जो महरौली के अंदर लोह स्तंभ एक है, उसमें एक चंद्र नामक राजा के पर 2 श्लोक लिखे गए हैं, ठीक है। तो वो ही पिथौरागढ़ है, ठीक है। तो दिल्ली के अंदर पिथौरागढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? पृथ्वीराज थर्ड के द्वारा। यही आगे चलकर राय पिथौरा नामक उपाधि धारण की। फिर इसके नाम से फिर क्या करते हैं? राय पिथौरा नामक उपाधि धारण करते पृथ्वीराज चौहान थर्ड, ठीक है। पृथ्वीराज थर्ड का प्रधानमंत्री देखिएगा, प्रधानमंत्री को एक कैमास, और कैमास का एक दूसरा नाम था कदम्बदास, ठीक है। तो ये इसका क्या था? प्रधानमंत्री था। और पृथ्वीराज थर्ड को अपने घोड़े नाट्यरंबा, देखिएगा इसका घोड़ा को नाट्यरंबा से बड़ा लगाव था। इसी घोड़े पर सवार होकर उन्होंने अनेक युद्ध उसने जीते हैं, ठीक है फ्रेंड्स।
तो इसको याद रखिएगा आप। तो नाट्यरंभा किसका घोड़ा था? पृथ्वीराज थर्ड का। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। आपको पता है महाराणा प्रताप का घोड़ा कौन? चेतक होता है, ठीक है। और जो पृथ्वीराज थर्ड का घोड़ा कौन है? नाट्यरंभा। और देखिएगा सिकंदर जो महान था, मकदूनिया का जो शासक था, वो उसका जो घोड़ा है भूखे फेलो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। भूखे फेलो, तो घोड़े का नाम, सिकंदर के घोड़े का नाम भूखे फेलो, पृथ्वीराज थर्ड के घोड़े का नाम नाट्यरंभा, और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए पृथ्वीराज थर्ड ने चंदेल शासक, देखिए चंदेल शासक पृथ्वीराज थर्ड है, जो चंदेल शासक था उसका नाम था परमर्दी देव को 1182 में पराजित करता है। और इस युद्ध में जो परमर्दी देव के जो महान शासक हैं यानी उदल और आला लड़ते हुए क्या करते हैं? मारे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शासक, देखिएगा उदल आला की कहानी आपने सुना होगा, ठीक है। तो चंदेल शासक थे ना परमर्दी देव, उसके दो ये सेनापति थे, बहुत ही पावरफुल सेनापति थे। तो इस चंदेल शासक जब युद्ध होता पृथ्वीराज चौहान के साथ, तब ये हार जाते हैं और ये दोनों सेनापति मारे जाते हैं और वीर गति को प्राप्त होते हैं। किंतु पृथ्वीराज थर्ड को सबसे बड़ी चुनौती किसके साथ थी? मोहम्मद गोरी, जो एक तुर्की शासक था, ठीक है। तो उसने आक्रमण किया। तो आपको पता है 2 युद्ध होता है, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध, यानी कि 1191 और 1192। तो उसी को हम देख लेते हैं। देखिएगा मोहम्मद गोरी ने भारत पर 1175 से लेकर 1194 तक लगातार आक्रमण करता है। और इसमें सबसे पहले हम देखें तो तराइन का पहला युद्ध होता है और ये 1191 में होता है और पृथ्वीराज थर्ड वर्सेस मोहम्मद गोरी के मध्य होता है। तो इसमें पृथ्वीराज थर्ड जीत जाता है, ठीक है, और मोहम्मद गोरी हार जाता है। तो देखिए तराइन है कहाँ? मोस्टली ये देखिए तो ये हरियाणा में पड़ता है तराइन, ठीक है। तो आप जब भी जाओ तो तराइन का मैदान जरूर देखेगा, हरियाणा में जाए तो, ठीक है। आगे अगर देखें दोस्तों, फिर दूसरा युद्ध होता है। दूसरा युद्ध होता है कब? तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। इसके अंदर क्या है, थोड़ा विपरीत काम हो जाता है, उसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है, ठीक है। और यहाँ से कुछ किदवंतियाँ होती है कि ये जो मोहम्मद गोरी उसको गिरफ्तार करके ले जाता अपने निवास स्थान, वहाँ पर अपने मूल स्थान पर, और वहाँ पर उसको मार दिया जाता है। ये किदवंतियाँ है दोस्तों, इसको हम देखते हैं। ये आप अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीज़ें लिखी होती है, तो इसको आप याद रखिएगा। ऐसी बातें नहीं पूछ जाती एग्जाम के अंदर, ठीक है। कुछ विद्वानों का मानना है कि दोनों युद्ध में पृथ्वीराज थर्ड का सेनापति खांडेराव, देखिए इसको ध्यान दीजिएगा, जो तराइन का जो युद्ध होता है उसमें जो पृथ्वीराज चौहान थर्ड है, उसका जो सेनापति कौन था? खांडेराव है। ध्यान दीजिएगा, ये खांडेराव याद रखिएगा, ये खांडेराव याद रखिएगा, ये खांडेराव इसके सेनापति रहता है। और द्वितीय युद्ध में हारने का प्रमुख कारण था पृथ्वीराज थर्ड के प्रधानमंत्री स्कंद और उदयराज जो समय पर युद्ध मैदान पर नहीं पहुंचते हैं, ठीक है। तो इनके विश्वासघात से पृथ्वीराज चौहान है वो मोहम्मद गोरी से तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध में 1192 में हार जाते हैं, ठीक है। और देखिए पृथ्वीराज चौहान थर्ड के दरबार में महान विद्वान चंद्रवरदाई रहते थे, जिसने कौन सा ग्रंथ लिखा? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा, ठीक है। पृथ्वीराज थर्ड के दरबार में जयनक भट्टी ने पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ लिखा। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज विजय जयनक भट्ट, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए, जयनक भट्ट ने कौन सा? जय विजय, याद कैसे रखोगे? जय और विजय, इसको ऐसे को रिलेटेड करके याद है, जय और विजय। तो जयनक भट्टी ने कौन से ग्रंथ लिखा? पृथ्वीराज विजय, और चंद्रवरदाई ने कौन सा? पृथ्वीराज रासो, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा इसके दरबार में अन्य जो कवि थे, विद्वान थे, उनकी अगर चर्चा करते हैं तो देखिए एक तो जनार्दन था, एक नागेश्वर था और एक पृथ्वीराज भट्ट था। ये 3 विद्वान रहते थे, ठीक है। और इसके अलावा और भी मैंने पीछे भी आपको बता दिया है, ठीक है। पृथ्वीराज थर्ड के बाद चौहान वंश का अजमेर से अंत हो जाता है। देखिएगा पृथ्वीराज चौहान के पश्चात क्या होता है कि इस पर फिर मोहम्मद गोरी का अधिकार हो जाता है, और मोहम्मद गोरी का अधिकार होने के बाद में अजमेर पर मोहम्मद गोरी का अधिकार होने से यहाँ पर चौहान वंश का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। और इसका जो पुत्र था पृथ्वीराज थर्ड का पुत्र था गोविंदराज। ध्यान दीजिएगा, ये गोविंदराज कहाँ चला जाता है? रणथंभौर सवाई माधोपुर में चला जाता है, और वहां पर फिर ये रणथंभौर सवाई माधोपुर चौहान वंश की नींव डालता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो बात हो गई, हमने अजमेर के चौहानों की बात हो गई। अब हम बात करेंगे पृथ्वीराज थर्ड का तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध में हार जाने के बाद में मोहम्मद गोरी का
अधिकार अजमेर में हो जाता है और अजमेर में चौहान वंश की क्या हो जाती है, चौहान वंश का अंत हो जाता है। और फिर पृथ्वीराज थर्ड का जो पुत्र था गोविंद राज, ये पृथ्वीराज से डर के कहाँ चला जाता है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में चला जाता है और वहां फिर दोबारा से चौहान वंश की नींव डालता है। तो डियर फ्रेंड्स, कल हम बात करेंगे रणथंभौर यानी कि चौहान वंश यानी रणथंभौर के चौहान वंश की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छा लगा है। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर हम देखते हैं सब कल हम जो रणथंभौर है यानी रणथंभौर के चौहान वंश की हम चर्चा करते हैं। और सभी प्यारे मित्रों को गोवर्धन की शुभकामनाएं, ढेरों सारी शुभकामनाएं। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं, फिर कल मिलते हैं। बाय बाय।